अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज इमरान खान साहब ने चीनी स्कैंडल से मुतल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट को मंजूरियाम पे लाने की मंजूरी दे दी, जो कि एक शफाफियत के अतबार से देखा जाए तो तारीखी इकदाम है। लेकिन इसमें ज़्यादातर इल्ज़ाम चीनी की कीमत 53 रुपये से 84 रुपये पर जाने का ज़्यादातर जो इल्ज़ाम है वो शुगर मिल्स एसोसिएशन पर डाला गया, शुगर मिल ऑनर्स पर डाला गया। लेकिन बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो अभी भी हल तलब हैं कि आया वो लोग जो जिम्मेदार थे चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के, जिसमें अगर बात की जाए इसमें ईसीसी की तरफ से चीनी की एक्सपोर्ट की मंजूरी देना और फिर पंजाब की तरफ से सब्सिडी देना, और फिर इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं जिसमें कुछ का जिक्र किया भी गया है शुगर एडवाइजरी बोर्ड का कि वो प्रॉपर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सका, और साथ ही साथ मुसाबकती कमीशन की भी बात की गई है कि वो भी खामोश तमाशाई बना बैठा रहा। जब होर्डिंग होती रही, जब सट्टा लगता रहा, वो अपना किरदार अदा नहीं कर सका। लेकिन जो जिम्मेदारान हैं, मसलन ईसीसी के सरबराही असद उमर साहब करते हैं, उस्मान बुज़ार साहब पे बात आती है, रज़ाक दाऊद साहब पे बात आती है, जब शुगर एडवाइजरी बोर्ड का जिक्र आता है तो इन अफराद के खिलाफ किसी किस्म की इन पे जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई। लेकिन ज़्यादातर जो मामला है वो शुगर मिल्स के मालिकान पे डाला गया है। और अभी भी सवाल वहीं पे मौजूद है कि चीनी की जब कीमत बढ़ी, अब कहा यह जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि जो शुगर मिल्स मालिकान हैं उन्होंने ओवर इनवाइसिंग की, उन्होंने बताया कि उनके अखराजात ज़्यादा हैं, गलत अखराजात बताए, इसमें गलत बिलिंग होती रही, इसमें डबल रिपोर्टिंग होती रही। लेकिन दोबारा से सवाल कि हुकूमत पे बैठे जो जिम्मेदारान थे उनका तयन नहीं किया गया, और इस पे फिर एंड पे जाके यही कह रहे थे शहजाद अकबर साहब कि ये तो हमारे मैंडेट में था ही नहीं रिपोर्ट के अंदर जो इसमें तहकीकात थी। और नाजरीन, ये जो रिपोर्ट आज सामने आई है, क्या इसने चीनी की कीमत जो बढ़ी उससे मुतालिक जो सवालात थे उनको एड्रेस कर दिया है? जितने भी सवालात उठ रहे थे कि क्यों ये कीमत बढ़ी, जो जिम्मेदारान है तमाम का तयन हुआ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एक और इम्पॉर्टेंट मामला ये भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या गवर्नमेंट में बैठे लोगों पे फिक्स होगी, ये भी दूसरा अहम सवाल है। और साथ ही साथ आज काबीना के इजलास में नाजरीन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। हम न्यूज़ के प्रोग्राम पे ही ये बात हुई थी, पहले हमारे आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में बात हुई, फिर हमारे प्रोग्राम में बात हुई। वज़रा ने सवाल उठाया कि गैर मुंतखब अरकान जो काबीना के अंदर बैठे हैं वो अपने एहसास ज़ाहिर नहीं करते। हम लोग अपने एहसास ज़ाहिर करते हैं, वो आते हैं, वजीर बन जाते हैं, फिर चले जाते हैं, उनसे उनका हिसाब किताब नहीं होता। उस पर आज काबीना ने फैसला लिया है और जो SAPMs हैं, जो नॉन इलेक्टेड एडवाइजर्स हैं, उनसे कहा गया है कि वो कैबिनेट डिवीजन में अपने एहसासों की तफसीलात जमा करवाएं। ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट आज की। और साथ ही साथ हम आज बात करेंगे PTI की तरफ से एक नया मुसव्वदा सामने आया है इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से, और सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए PTI की तरफ से यह तजवीज़ सामने आई है कि सेनेट के अंदर खुफिया वोटिंग नहीं होनी चाहिए सेनेट के इंतखाबात के लिए, बल्कि ओपन इस पर बैलेट होना चाहिए। क्या इससे हॉर्स ट्रेडिंग रुक सकेगी और क्या अपोजिशन इस मूव को सपोर्ट करेगी? इन सारे सवालात पे बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, नायब सदर हैं, और ये शुगर कमीशन के अंदर पेश भी हुए थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से। हमारे साथ मौजूद है वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, और हमारे साथ मौजूद है सरदार नबील गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ में आऊँगा। आप चूंकि इस शुगर कमीशन में पेश भी हुए थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और ख़ुद आपकी तरफ से ख़त लिख के ये कहा गया था कि हम भी इसमें अपनी इनपुट देना चाहते हैं। आज जो रिपोर्ट सामने आई है, आप मुतमईन इससे, और जो खदशात आपको थे वो खदशात एड्रेस हुए आपके इस रिपोर्ट के अंदर? हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए और इमरान खान साहब ने अपने ही मातहती इदारों से अपने आज एक NRO ले। ये रिपोर्ट 346 सफ़े की धुंध है जो फैलाई गई है, जिसमें इमरान खान उस्मान बुज़दार के रंगे हुए हाथ कौम को नजर ना आए, क्योंकि ये हमेशा याद रखें कि ये कमीशन और इससे पहले जो रिपोर्ट FIA के हवाले की गई थी वो इसीलिए थी जिसका आपने जिक्र किया कि चीनी की कीमत 55 रुपए से 85 रुपए कैसे हो, ये सवाल था उसके साथ। अब कमीशन ने तो वो कॉस्ट ऑफ जो शुगर मिलिंग है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कहीं जाके स्टॉक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। भाई, जहां खुरा जाता है, हुकूमत के अंदर कौन लोग थे जो इस फैसले के सहूलत साज बने, जिसने उन्होंने पहले 1 मिलियन टन यानी 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, फिर 1 लाख टन मजीद इजाजत दी। वो कौन लोग हैं? उनके नाम है कि वो सबसे पहले शुगर एडवाइजरी बोर्ड के सरबराह मुशीर तजारत हैं, फिर ECC के सरबराह उस वक्त के वजीर खजाना साहब वो हैं, और फिर
जिस काबीना ने उन फैसलों की तौसीक की, उसके सरबराह वजीर आजम इमरान खान है। असल जिम्मेदार तो वो हैं, क्योंकि शुगर वालों ने जबरदस्ती जाके तो बॉर्डर से बाहर अपनी चीनी नहीं भेजी ना, या शुगर वालों ने जबरदस्ती हुकूमत से सब्सिडी के चेक तो नहीं निकलवाए। जो पॉलिसी थी बनाने वाले वो जिम्मेदार हैं। और ये जो आज की रिपोर्ट है, ये दरअसल जो FIA ने रिपोर्ट दी थी वो बड़ी दिलचस्प थी, क्योंकि उसमें वाजे कहा गया था कि शुगर इंडस्ट्री में ना ही कोई इतनी बड़ी पैमाने पे सिट्टेबाजी हुई है, ना ही जखीरा अंदोजी हुई है, ना ही उनकी कीमत में इजाफा हुआ है, ना ही उन पर टैक्स लगे हैं, ना ही उनकी किसी और सिस्टम में कुछ तरह का तब्दीली आई है। तो उस रिपोर्ट में जो सबसे पहले रिलीज की गई थी 23 मार्च को, उसमें क्लियरली कहा गया था कि ये जो कीमत बढ़ी है 55 से 85, ये एक्सपोर्ट करने देने के फैसले की वजह से है। तो लिहाजा आज ये जो हमारा खदशा था वही हुआ कि जो जिन्होंने ये फैसले किए, वजीर आजम, वजीर खजाना, वजीर आला पंजाब, उनके तो नाम तक नहीं है उसके अंदर, और बाकी हर चीज का नाम है। भाई बात यह है कि यहाँ इख्तियारात का बदतरीन इस्तेमाल हुआ है और इख्तियारात का बदतरीन टकराव भी हुआ है, जो जैसे कहते हैं जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी हुआ है। और यहां हमने ये देखना है कि ये हुकूमत माफिया, बराए माफिया, मिन जानिब माफिया है, और हुकूमत की तरफ से शुगर माफिया को सपोर्ट करने की, सहूलत देने की, गठजोड़ की, मिली भगत की बदतरीन मिसाल हमारे सामने आ गई। ठीक, अच्छा, इस आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वज़रा की, उसमें भी और रिपोर्ट के अंदर भी जहांगीर तरीन के हवाले से बात की गई कि उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, वहाँ पे उन्होंने डबल रिपोर्टिंग की। और ये भी आज इस रिपोर्ट में आया कि जो शुगर मिल्स मालकान हैं वो कच्ची पर्ची पे कम रेट देते रहे जो काश्तकार हैं गन्ने के। और जहांगीर तरीन साहब की तरफ से इस पर वजाहत सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें हैरानगी हुई है उन पे जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और ये भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा क्लीन बिजनेस किया है और इसे हर कोई जानता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने गन्ने के काश्तकारों को हमेशा पूरी कीमत अदा की है। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि कभी भी उन्होंने 2 सेट्स ऑफ बुक्स यानी कि डबल रिपोर्टिंग नहीं की है और तमाम टैक्स जो हैं वो पे किए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जितने भी इल्ज़ामात उन पर लगे हैं वो उन सब इल्ज़ामात के जवाब देंगे। और अब शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो गन्ने पे सब्सिडी के हवाले से जो एक आज ये भी कहा गया कि कम कीमत दी जाती रही, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आप ये करें कि जो स्पोर्ट प्राइस है गन्ने की वो ख़त्म कर दें। ये शुगर मिल्स एसोसिएशन कह रही है कि आप गन्ने पे जो स्पोर्ट प्राइस है वो ख़त्म कर दें। तो एक बात जी जी, इशू ये है कि आज वज़रा ने कच्ची पर्ची का तो जिक्र किया, हाँ लेकिन मैं दोहरा दूं, ECC ने पक्की पर्ची इशू की थी, बिल्कुल काबीना ने पक्की पर्ची इशू की थी, और वो पर्ची जो है इतनी पक्की थी, पाकिस्तान से चीनी एक्सपोर्ट महीने चीनी की कीमत मुस्तकिल बढ़ती रही, लेकिन वो पक्की पर्ची वापस नहीं ली गई, पक्की पर्ची वहां पड़ी रही। यानी असल जो हिसाब किताब है वो पक्की पर्ची वालों का होना चाहिए। नबील कबूल साहब, आप क्योंकि अवाम की जेब से अगर आप कैलकुलेट करें, हमने वाज़ेह तौर पे कमीशन कैलकुलेट करके दिया कि कम से कम 107 अरब रुपए के इजाफी मुनाफा शुगर माफिया ने कमाया है। और ये जो डाका पड़ा है पाकिस्तान की जेबों में, इस डाके के सहूलतकार वजीर आजम और वजीर आला उस्मान बुज़दार। बहरहाल खुर्रम दस्तगीर साहब, कच्चे साहब में पक्की पर्चियों पे आप पे भी इल्ज़ाम आ जाया है कि 25 अरब का आपने भी फायदा दिया है जो नहीं देना चाहिए था उस वक्त। मुझे बड़ी खुशी हुई मैंने जब ये सुना, क्योंकि ये मैं फिर दोहरा दूं, ये तहकीक इसलिए हुई थी कि चीनी की कीमत 55 से 85 कैसे हुई। आज रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में उस कैलेंडर ईयर में 10 लाख टन के करीब चीनी एक्सपोर्ट हुई, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए चीनी की कीमत 65 रुपए से गिरकर 54 रुपए हुई। तो हमारे दौर में जब इकोनॉमिक पॉलिसी सही तरीके से उसका इंतजाम किया जा रहा था, तो पाकिस्तानी कौम के लिए चीनी की कीमत 65 से 54 हुई, एक्सपोर्ट भी हुई, सब्सिडी दी गई, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को 1 रुपए की तकलीफ नहीं बल्कि उन्हें 11 रुपए फी किलो का फायदा पहुंचाया। ठीक, नबील कबूल साहब, आज जो रिपोर्ट सामने आई है, एक बड़ा क्रेडिट आपसे देंगे आज इमरान खान साहब की हुकूमत को कि अपने दौरे हुकूमत में एक तहकीकात करवाई, और न सिर्फ तहकीकात करवाई बल्कि रिपोर्ट भी मंजर आम पे लाई। क्या कहेंगे? मैं ये क्रेडिट जरूर दूंगा कि इमरान खान ने किस तरह कौम को टोपी पहनाई है और किस तरह कौम को जो है बेवकूफ समझ के ऐसी रिपोर्ट
शाया की है, जो कि रिपोर्ट का बाद में होगा कुछ नहीं। जिस तरह पहले हमारे मुल्क के अंदर जितने पुराने रिपोर्ट्स हैं उनका कोई बाद में कुछ हुआ नहीं, इस रिपोर्ट का भी कुछ नहीं होगा। जहांगीर तरीन रिपोर्ट का आ खामखा जाना तो बड़ी परेशान बात है ना सर। सर, रिपोर्ट का आ जाना बड़ी बात है, लेकिन रिपोर्ट में आया क्या है? रिपोर्ट में मेन फोकस उन्होंने किया है जहांगीर तरीन को, शहबाज शरीफ को अगर किया है तो आपने देखा कि शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज शरीफ का नाम लिया, कि रमजान शुगर मिल जो है उनका और उसकी पूरी फैमिली का नाम लिया। आपने अपने जो काबीना में बैठे हुए खुसरो बख्तियार, जो कि वफाकी वजीर है, उसका भाई जो है पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर है, आप कह रहे हैं उसके तीसरे भाई ने जो है ये मिल ओनर है, शुगर मिल ओनर है, और वो उसके पास कोई भी ऑफिस नहीं है, मतलब कोई सियासी ऑफिस नहीं है उसके पास। आपने उसको इस तरह बचा लिया। जबकि दूसरी तरफ आप कहते हो कि ओमनी ग्रुप जो है वो अनवर मजीद का है, लेकिन पार्टनर जो है उसमें जरदारी साहब भी हैं। तो आप फिर किस तरह कह सकते हो कि खुसरो बख्तियार जो कि एक सियासी बंदा है, इलेक्शन लड़ रहा है, वो क्या बेवकूफ है? वो अपने नाम पर जो है शुगर मिल्स करेगा या अपने नाम पर सब्सिडी लेगा? वो तो जाहिर है, आपने देखा होगा कि ये जितने हमारे सियासतदान हैं, जब उनके एसेट्स निकलते हैं तो उसमें कोई एक चीज अपने नाम पर नहीं होता है। जहांगीर तरीन का मैंने एसेट देखा था, उसके नाम पर एक अपनी गाड़ी नहीं थी उसके नाम पर। तो इसी तरीके से बहुत सारे सियासतदान अपने नाम पे कुछ नहीं रखते हैं। लेकिन आपने आज शाबाशी दी है काबीना की मीटिंग में खुसरो बख्तियार को कि आपको शाबाश है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया हो। भाई, ये फैमिली बिजनेस थी उसकी, ये शुगर मिल उनके बड़ों का था, जिसपे सारे बेटे बच्चे सारे इन्वॉल्व थे। तो आप किस तरीके से कहते हैं कि मेरा पीटीआई, आपने जो है अभी 2019-2020 में आपके चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार ने सब्सिडी दी, उसका आपने जिक्र नहीं किया। जिस तरह खुर्रम दस्तगीर ने बात की, उसको मुझसे ज्यादा पता है, क्योंकि वो खुद जो है पेश हुए, इसका पेश भी हुए थे, हिस्सा भी रहे थे और खुद मिनिस्टर भी थे और अपने दौर में इसने सब्सिडी भी दी थी। इसलिए मैंने ज्यादा टाइम इसलिए दिया कि ये आपको ज्यादा सही तौर पर समझा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि भाई इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद क्या होगा? कमीशन की रिपोर्ट एफआईए में जाएगी या नैब में जाएगी, कहाँ जाएगी? उसके बाद फिर देखना यह है कि गिरफ्तारी क्या उन लोगों की होगी। क्या खुसरो बख्तियार का भाई को गिरफ्तार आप करेंगे? वो अपने भाई को गिरफ्तारी आप देगा? आपने सिर्फ चीफ मिनिस्टर पैसे रिकवर करने के वाले से बात हुई है कि पैसे रिकवर किए जाएंगे, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट किसी ने लिया, एक्स्ट्रा मुनाफा कमाया, उसकी बात की गई। आप ये बताएं ना, आप मुझे सर ये बताएं कि मुराद अली शाह का नाम लिया गया, आपने अपने सीएम को उस्मान बुज़दार का नाम नहीं लिया, जबकि मुराद अली शाह का 2017 में सब्सिडी का जो है जिक्र है कि उसे 2017 में दिया, और यहाँ पर जो है चीफ मिनिस्टर वो तो ये कह रहे हैं कि वफाक ने दे दी थी, फिर भी आपने वहां पे एक्स्ट्रा दे दी। वो कहते हैं वफाकी हुकूमत ने जब सब्सिडी यहाँ से दे दी थी सेंटर ने, फिर आपने एक्स्ट्रा वहां पे दे दी, कोई तकरीबन 15 अरब के करीब। दे रहे हैं क्या सब्सिडी? क्या ये रवाज, ये लॉ जो सब्सिडी का है, क्या ये पहली दफा है? क्या पिछले 20 सालों से नहीं? ये आप शुगर, आप ये देखें, असल मसला तो नबी कबूल साहब ये होना चाहिए कि कीमत क्यों बढ़ी। असल मसला तो ये है ना, आज जो इस रिपोर्ट का जो बुनियादी सवाल था, जिस वजह से ये सारा कमीशन बना, तहकीकात शुरू हुई। जी हाँ आपकी हुकूमत ने चीनी के प्राइस फिक्स क्यों नहीं किए हैं इस 2 साल में? मुझे बताएं। आपने गंदम के प्राइस फिक्स कर दिए हैं, आप चीनी का प्राइस फिक्स कर दे, फिर कोई जो है रेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आप मौका देते हैं करप्शन का। आपके पास वलीद इकबाल साहब की तरफ में जाऊंगा जरा, हुकूमत के पास अब बहुत कुछ है रिस्पॉन्ड करने के लिए। वलीद इकबाल साहब, एक तो तारीफ हुई कि बड़ा अच्छा इकदाम है, पहली दफ़ा किसी हुकूमत के अंदर ना सिर्फ एक कमीशन बना बल्कि रिपोर्ट भी मंजर आम पे आई, जिसे अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल उसके अंदर यह है कि आपने जब जिम्मेदारी फिक्स की तो आपने ज़्यादा आपने फोकस रखा जो शुगर मिल्स मालकान हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे लोग रिस्पॉन्सिबल थे। ईसीसी के सरबराह असद उमर साहब हैं, और जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है इट वाज लेड बाय रजाक दाऊद साहब, और ये उस्मान बुज़दार साहब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। इनको आपने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी, बाहर से निकाल दिया बीच में से, इन पे भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए थी। यानी फ़ायदा उठाने वालों का आपने जिक्र कर दिया, फ़ायदा देने वाले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका जिक्र ही नहीं है, या उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई। देखें जी, मैं आपको सबसे पहले ये अर्ज कर दूं कि ये आपके दोनों जो मेहमान हैं, जो इन्होंने बातें की हैं, ना तो मैं मानता हूं और ना ही कोई और मानेगा। और आज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल आज दूसरी दफा, पहली दफा जब पिछली रिपोर्ट आई और अब दूसरी दफा के जैसे ही ये रिपोर्ट आई, ये अपना वादा पूरा किया प्राइम मिनिस्टर ने और काबीना ने मंजूरी दी कि उसको फौरन पब्लिक कर दिया जाए।
और शफाफियत के एतबार से जिस तरह आपने कहा, ये बिल्कुल एक तारीखी फैसला है और अपने वादे को पूरा करके दिखाने वाली बात की है प्राइम मिनिस्टर ने। और मैं ये कहता रहा हूँ बड़े दिनों से और दोबारा कह रहा हूँ कि इसमें किसी ने नहीं बख्शे जाना, वो हुकूमत से ताल्लुक रखता हो या ऑपोजिशन से ताल्लुक रखता हो, किसी ने इसमें बख्शे नहीं जाना। अब मैं थोड़ी सी वजाहत भी कर दूं, और बाय द वे ये भी मैं बता दूं कि ये जो दोनों दूसरी बड़ी सियासी जमातें ऑपोजिशन की, इनकी टॉप लीडरशिप पे जिस तरह से घेरा तंग हो रहा है, जिस तरह से एविडेंस आ रहा है, इसीलिए तो हम डिमांड कर रहे हैं कि डे टू डे हियरिंग हो। ये अपनी खैर मनाएं कि किस तरह से अपना ये निकलेंगे, सारा जो ऐसा एविडेंस आ गया हुआ है, ये फेक अकाउंट्स वाला और पीटीज वाला और कैश की इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस वाला, ये इसको इनको अपनी खैर बनानी चाहिए बजाय कि ये इधर उंगलियां उठाएं। लेकिन मैं आपको अर्ज करता हूं इकबाल साहब, जो इस पे सवाल उठता है, जो इस पे सवाल उठाया, आपको बता दूं, आपको जवाब दूंगा जी। वलीद इकबाल साहब, जो निशानदेही की नबील कबोल साहब ने, मैं भी उसी तरफ आ रहा था कि जब खुसरो बख्तियार की बारी आती है तो उसके भाई की शुगर मिला, खुसरो बख्तियार का कोई इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ का नाम लिया जाता है कि शहबाज शरीफ ने की शुगर मिला है। वहाँ पे भी शेयर्स तो हमजा शहबाज के, सलमान शहबाज के, उनके बेटों के, शहबाज शरीफ के डायरेक्ट नहीं है, फिर नाम जब डायरेक्ट खुसरो बख्तियार के नहीं, उनके भाई का है, ये फिर क्या मामला है? यहाँ के लिए मयार हो रहा है, वहाँ के लिए मयार हो रहा है? जी मैं आपको नहीं, वो तो किसी सवाल का जवाब इन्होंने दिया है शहजाद अकबर साहब ने, उसके स्पेसिफिक जवाब में कि जी आपके फलां मिनिस्टर जो है उन्होंने कुछ किया है नहीं किया, उन्होंने कहा जी वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो तो मिल उनके भाई की, उनके भाई का नाम किया आगे। मैं आपको मुकम्मल बात बताता हूँ। आप पहली बात तो ये कि पिछली रिपोर्ट जब आई जी, उस रिपोर्ट में तायुन किस चीज का होना था कि कीमत क्यों बढ़ी और उसका फायदा किसको, तो इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। सबने ये उस रिपोर्ट ने वैसे ही रोजे रोशन की तरह वाजे किया कि कीमत इसलिए बढ़ी क्योंकि शुगर के एक्सपोर्ट किया गया और उसका डबल फायदा हुआ शुगर मिल वालों को, और उसमें उनके बताया गया कि किसको कितना फायदा हुआ। डबल फायदा इस तरह हुआ कि एक तो वैसे एक्सपोर्ट की वजह से जब शुगर की तादाद मुल्क में कम हुई तो पैसे की कीमत ऊपर गई, और दूसरा कि जो सब्सिडी मिली एक्सपोर्ट करने वाले को है ना सर, तो डबल। मेरी अर्ज तो सुन ले, पूरी बात मुझे करने दे, फिर आगे अगली बात कीजिए। तो ये कि उसके अंदर कीमत ऊपर क्यों गई, और नंबर दो उसका फायदा किसको हुआ, ये जवाब आ चुका था कि उसके ऊपर गई, क्या वजह है वो मैंने बता दी। फायदा हुआ शुगर मिल्स को, डबल फायदा हुआ सब्सिडी का भी और वैसे कीमत के लोकल मार्केट में ऊपर जाने का भी। ये फोरेंसिक रिपोर्ट वो थी जिसमें तयन होना था कि इस सारे फायदे के पीछे गलतकारी किसकी थी, गलतकारी, रॉन्ग डूइंग, वो सारी गलतकारी के ऊपर से एक्सपोजिशन की गई है। जिन जिन के नाम लिए जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब वो पेश हुए इसके आगे कमीशन के, मशीर तजारत वो पेश हुए उस कमीशन के आगे, असद उमर साहब जो कि ईसीसी के उस वक्त हेड थे वो पेश हुए। सर इस रिपोर्ट के अंदर कहां जिक्र उस्मान गुजार साहब के वाले से कोई रिकमेंडेशन तो नहीं आई ना सर? मौजूद है, जिसकी तरफ से गलतकारी हुई है उसको पिन पॉइंट किया गया है। नहीं किया गया सर, उस्मान गुजार को पिन पॉइंट नहीं किया गया, उस्मान गुजार को पिन पॉइंट नहीं किया गया, असद उमर को पिन पॉइंट नहीं किया गया। रिकमेंडेशन जहां पे रिपोर्ट के अंदर कहीं पे भी नहीं है। रिपोर्ट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन नहीं है। शुगर की रिपोर्ट पढ़ी, हमने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। आज भी रिकमेंडेशन के अंदर उस्मान गुजार का जिक्र नहीं है, असद उमर का जिक्र नहीं है। किसका क्या जिक्र नहीं है? असद उमर का जिक्र नहीं है, उस्मान गुजार का। आज जो सारी समरी आपके रिकमेंडेशंस के अंदर उनका जिक्र नहीं है। मैं बता रहा हूं कि सारे सवाल जवाब का जिक्र बीच में आया हुआ है, जिन जिन को बुलाया। सवाल जवाब और चीज है, रिकमेंडेशन और चीज है सर। सवाल जवाब मौजूद है और इस वलीद भाई रिकमेंडेशंस में नहीं है। इस रिपोर्ट का मकसद था गलतकारी को पॉइंट आउट करना, उसने गलतकारी की है वो पॉइंट आउट हुआ है। काबीना का फैसला ये है कि इसमें 6 ग्रुप्स को सामूहिक तौर पे देखा गया है, 80 शुगर मिलों को भी देखा जाए और 3 लेवल के ऊपर केसेस इनिशिएट किए जाए। एफआईए के लेवल पर वलीद इकबाल साहब सवाल जवाब हुए हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं शहजाद अकबर साहब भी कार्रवाई की बात नहीं कर रहे। मैं आपको जरा सुना देता हूँ आज क्या बात कर रहे थे, उन्होंने क्या बयान किया, जरा सुनाए जी। सवाल असद उमर साहब से किया गया था, वो ये किया गया था कि आपने जो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी उसके अंदर आपने सब्सिडी पंजाब को क्यों दे दी। उसके ऊपर असद उमर साहब का था कि चूँकि 18वीं तरमीम के बाद सूबे अपना मामला खुद करते हैं, वफाक ने तो सब्सिडी ना देने का फ़ैसला किया, पंजाब अपना फ़ैसला खुद कर ले।
उसके ऊपर कमीशन ने उनसे एग्री नहीं किया। कमीशन ने कहा कि ये इसकी मिनट्स के अंदर हमें कोई नज़र नहीं आता कि ये वजह थी। पंजाब के ऊपर उन्होंने उस वक्त कहा कि आपने भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं इंडिपेंडेंटली असेस की, इसके अंदर कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। अब उसको उसी पैराए में देखा जाएगा। सर कमीशन उनसे एग्री भी नहीं कर रहा, उनकी दिए गई जो भी वहां पे जवाब पेश किया उससे एग्री भी नहीं कर रहा, कोई क्रिमिनल एक्ट भी नहीं है, रिकमेंडेशन उस रिपोर्ट के उसके अंदर कहीं जिक्र नहीं है सर। मैं पैराग्राफ क्या जवाब दिए गए पढ़ दूं। अरे किससे क्या सवाल हुआ और किसने क्या जवाब दिया सर, ये मिनट्स के अंदर कार्रवाई की बात कर रहा हूं, सब कुछ रिपोर्ट में मौजूद है। और पैराग्राफ का काम था आपकी सर, ये सुन मैं तो सर खुरम साहब आपकी तरफ वली इकबाल साहब, खुरम दस्तगीर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर, क्विकली ऐड कर ले, मैंने ब्रेक पे जाना फिर। जी, कमीशन ने अपने पैराग्राफ 161 में लिखा है, द कमीशन इज ऑफ द व्यू दैट द सब्सिडी ग्रांटेड बाय पंजाब इज अनजस्टिफाइड। द चीफ मिनिस्टर पंजाब प्लीडेड दैट द केस दैट द सब्सिडी was granted by the cabinet and was a collective decision. However, the chief of Punjab claims to have forgotten. उन्होंने कहा जी मुझे तो याद ही नहीं है मैंने क्या किया। तो इस किस्म के गैर जिम्मेदार लोग हैं और यही इशू था कि सब्सिडी जब दिसंबर 2018 में दी गई उससे पहले पीटीआई की हुकूमत 40% रुपया डीवैल्यू कर चुकी थी। पाकिस्तान की चीनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो लेवल था, प्राइसेस था, उसकी डीवैल्यूएशन की वजह से वह आ चुकी थी। सब्सिडी बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं थी। अब अगर एक वफाकी वजीर का भाई जो वजीर खजाना है वो वजीर आला की काबीना में बैठकर अपने ही दूसरे भाई को कहता है कि जी मैं इतने अरब की सब्सिडी देने के लिए तैयार हूं, वो तो आ गया था, वो इस्तेमाल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। तो मैं यही तो कह रहा हूं ना जी, बात ये है कि अगर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हुई है और एक गवर्नमेंट के फैसले से एक गवर्नमेंट के मेंबर के भाई को फायदा हुआ है तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जो है जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो बड़ा वाज़ेह है। और मैं फिर कहता हूं कि सिर्फ ये नहीं कि वजीर आजम ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, 16 महीने इजाजत दिए रखी जब उनकी आंखों के सामने शुगर मिल माफिया पाकिस्तान के अवाम की जेबों पर डाका डाल अच्छा सर, आप ये जो एक्सपोर्ट को रोकने वो भी बहुत बड़ा जुर्म है। खुरम दस्तगीर साहब क्विकली मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप खुद इस मामले पे बड़े एक मुतहरक किरदार अदा कर रहे हैं, सारे मामले पे, चीनी के मामले पे जिस तरह से आप पेश हुए, खुद से आपने रिक्वेस्ट की कमीशन के सरबराह को कि हम पेश होना चाहते हैं। अब आज रिपोर्ट सामने आ गई है, रिकमेंडेशंस भी इसमें कुछ आ गई है, आप इससे मुतमईन नहीं है तो एक स्टेप आगे भी आप जाएंगे और अगला लायामल आपकी पार्टी का या आपका क्या होगा? जी हम पार्टी के सीनियर अरकान और हमारे वकला जो हैं वो इस रिपोर्ट को तफसीलन पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या हमने इसको अदालत में लेकर जाना है या नहीं जाना। क्योंकि जिस खदशे के तहत हम पेश हुए थे कि एक दफा जब एफआईए ने कह दिया कि एक्सपोर्ट के फैसले की वजह से कीमत बढ़ी, तो बजाय ये कि वो लोग जिन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजत दी और 16 महीने दिए रखी उनकी तरफ पूरी तरह आइडेंटिफाई करने के मामला जो है आज की रिपोर्ट कहीं और ही ले गई है। लिहाजा हमारी कोशिश होगी कि फोकस उन्हीं पर आए जिन्होंने ये फैसले किए जिसकी बुनियाद पर आवाम की जेब पर 107 अरब रुपए का डाका पड़ा। ठीक है, चले मुझे एक प्रोग्राम में ब्रेक लेनी है नाज़रीन, जहां वे ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी अरकान पार्लियामेंट के असासों के हवाले से, जो कैबिनेट के अंदर गैर मुंतखब अरकान हैं उनके असासों के हवाले से, चूंकि एक जंग सी शुरू हो चुकी थी कैबिनेट के अंदर मुंतखब अरकान की गैर मुंतखब अरकान के साथ, और इस पे फवाद चौधरी साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में बात की और गुलाम सरवर खान साहब ने 2 दिन पहले बड़ी बात प्रोग्राम में बात की कि कैबिनेट के अंदर जो गैर मुंतखब अरकान हैं उनके असासों का हिसाब कोई नहीं ले रहा। हालांकि खान साहब ने पहले दिन कहा था, इक़्तिदार में आने से पहले वो कहते रहे कि मेरी हुकूमत में जो होगा वो अपने असासों का हिसाब देगा, वो वेबसाइट पर डिक्लेयर करेगा अपने असासे। वो अभी तक नहीं हो सका था। आज खान साहब ने हिदायत दी कि तमाम जो अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कैबिनेट के अंदर, मेंबर्स हैं, SAPMs हैं, वो अपने असासों की तफसीलात कैबिनेट डिवीजन को जमा करवाएं। क्या ये हो पाएगा? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाजरीन। आज काबीना के अंदर बड़ा अहम फैसला हुआ और वो था शफाफियत के एतबार से अगर देखा जाए तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैसला है कि कैबिनेट के अंदर ही कल ये सवाल उठा कि जो काबीना के अंदर गैर मुंतखब अरकान हैं जिनमें मुआवनीन खुसूसी हैं या एडवाइज़र्स हैं जो इलेक्टेड नहीं, उनके असासों का हिसाब कोई हिसाब किताब नहीं है और वो बाहर से आके सीधे वजीर बन जाते हैं। फवाद चौधरी साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में भी ये बात की थी। अब उन्होंने 3 सवाल उठाए थे।
एक तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि असासों का उनका हिसाब होना चाहिए, दूसरा उन्होंने कहा कि उनके जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अब ये इस रिपोर्ट के अंदर भी आज जो चीनी की आई इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला उठ रहा है, लेकिन उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि मफादात के टकराव का मामला होना चाहिए, इस पर क्लैरिटी आनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो थी वो थी उनकी नेशनलिटी के वाले से। क्या बात की थी उन्होंने, ज़रा सुन लें। अच्छा, शॉर्ट ज़रा थोड़ी देर बाद आपको सुना देते हैं, अभी तैयार नहीं है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ, बल्कि नबील गबोल साहब, ये जो क्लैरिटी आज आई है, आप तनकीद तो बहुत करते हैं और हुकूमत भी बहुत ज़्यादा आपसे हिसाब किताब मांगती है, आज वज़ीर खुद कैबिनेट के अंदर हिसाब किताब मांग रहे हैं। ये आपके दौर में नहीं था, PMLN के दौर में नहीं था, एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। हिसाब किताब कैबिनेट कोलीग्स ने अपने दूसरे कोलीग से मांगा और आज प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत जारी कर दी है कि हिसाब किताब दें और कैबिनेट डिवीजन में अपने गोशवारों की तफसीलात जमा करवाएं। कितनी बड़ी डेवलपमेंट आपकी नज़र में ये तो इनकी आपस की लड़ाई काफी दिनों से चल रही है, क्योंकि इलेक्टेड के पास वजारत ऐसी है, जैसा फवाद चौधरी है, MN MP दोनों जीता है, वो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था, वो ये ख्वाहिश रखता था कि मैं CM बनूं, उसको उठा के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से भी निकाल कर एक ऐसी मिनिस्ट्री दे दी जिसके सिर्फ चांद ढूंढना उसका काम है कि ईद का चांद कब निकलेगा। सर बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री, आज PPEs बना रही है, आज वो वेंटिलेटर्स बना रहे हैं, आज वो मास्क बना रहे हैं, सैनिटाइजर बना रहे हैं, वो सब दर्रे में बन रहा है। बहरहाल बात यह है कि मैं आपको इतना एक चीज बताऊं कि अगर इलेक्टेड लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ पर सेनेटर वलीद साहब बैठे हैं, इलेक्टेड हैं, खुर्रम दस्तगीर इलेक्टेड हैं, इसी तरह PTI के जो इलेक्टेड हैं, जो खुद भी पहली दफा इलेक्ट होकर आए हैं, वो सोचते हैं कि यार ऐसी ऐसी मिनिस्ट्रियां उनको दी हैं जो कि अनइलेक्टेड है। अच्छा, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने कहा कि जी वो जो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को बुलाया उसका नाम नहीं है। इसी तरीके से असद उमर जो कराची के रहायशी है, लेकिन उनको जो है PTI के वोट बैंक है इस्लामाबाद में, वहां से इलेक्ट किया जाता है, उनका जिक्र नहीं है। इसी तरीके मैं आपको बताऊं 50% जो इस वक्त आपका स्पेशल असिस्टेंट का जो ये जो टोला बनाया हुआ है इन्होंने, 50% के पास ड्यूल नेशनलिटी है। अब आप मुझे बताएं कि एक ड्यूल नेशनल जो है, जैसे इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाएगी अपने मुल्क चला जाएगा। अब उनको आप इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री देते हैं, उनको फिर अपने साथ गैर मुल्की दौरे पर ले जाकर आप वहां के बादशाहों से मिलाते हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टरों से मिलाते हैं, फिर वो वहां जाकर कहते हैं कि भाई ये जो आप जो फंड लेकर आ रहे हो, पाकिस्तान में जो फंडिंग कर रहे हो, ये आप मेरे कंपनी के थ्रू करो। तो फिर ऐसे लोगों को आपके दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी में या नून लीग में तो कैबिनेट के अंदर कोई जरूरत नहीं करता था प्राइम मिनिस्टर से सवाल करने की। यहाँ गुलाम सरवर खान साहब ने 2 दिन पहले सवाल उठाया कैबिनेट के अंदर कि ये जो गैर मुंतखब अफराद बैठे हैं इनके गोशवारों का हिसाब कौन लेगा। तो इमरान खान ने आज हिसाब ले लिया वक्फे के बाद। ये दूसरा साहब इमरान खान नहीं, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। देखिए, जो अच्छी बात है मानना चाहिए इमरान खान की, ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपने काबीना के अपने लोगों को, देखे उस काबीना के अंदर स्पेशल असिस्टेंट सारे बैठे होते हैं, जहां पर बड़े मुल्की अहम राज जो है वहां पर डिस्कस होते हैं। 13 मामले खुसूसी है, ये बढ़ते बढ़ते जो मुझे रिपोर्ट है 21 है और बहुतों ने इस्तीफा भी दिया। नॉन इलेक्टेड 13 है और सामने सही है। हाँ, नॉन इलेक्टेड। तो आप मुझे बताएं कि नॉन इलेक्टेड 13 लोगों को उनकी छानबीन, उनके साथ जो एडवाइजर है उनकी भी छानबीन हो तो पता चल जाएगा इसमें कितने फारिग हो जाएंगे। ठीक, वलीद इकबाल साहब, गोशवारों का हिसाब पहले भी मांगा गया। इमरान खान साहब ने खुद जब ये कह दिया था कि मेरी हुकूमत पे जो लोग आएंगे, आपको याद होगा उनका बड़ा तारीखी एक शॉट है जो बहुत ज़्यादा चलता भी है, उनका जुमला एक तकरीर उनकी कि मैं जब आऊँगा इक़्तिदार में तो मेरे सारे लोगों के एहसास जो है वो वेबसाइट्स पे पड़े होंगे, वो डिक्लेयर कर चुके होंगे। आज 21 माह के बाद जब कैबिनेट के अंदर बैठे लोगों ने सवाल उठाया तब जाके बात हुई। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि एक मीटिंग थी PM हाउस में हमारी कुछ एंकर्स की, उसमें हमने सवाल उठाया था और उस वक्त नदीम बाबर साहब से मुतालिक सवाल हुआ था। उन्होंने उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में ये कहा था कि मैं 24 घंटों के अंदर अपने असासे वेबसाइट पर डाल दूंगा। वो नहीं आए असासे, फिर दोबारा कैबिनेट के अंदर जब सवाल उठा तो फिर अब ये बात हुई है कि कैबिनेट डिवीजन को असासे जमा करवाए जाएंगे। इतना टाइम क्यों लग गया? बस जी, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बड़ा अच्छा मुहावरा है, उर्दू में आ गया हुआ है लेकिन वो है फारसी का, वो है देर आयत दुरुस्त आयत। अच्छा। लेकिन मैं तीनों चीजों पे, 3 मामले हैं जिसपे आपने फवाद चौधरी साहब के कल की आपने जब भी उनके साथ आपकी गुफ्तगू हो रही थी, मैं तीनों को अपना मुखातब करना चाहता हूँ। पहला मामला जो है वो कि जी
मेरे जैसे या खुरम दस्तगीर से आप जैसे लोगों को तो डिस्क्लोज करना पड़ता है कागजात नामजदगी में भी, और हर साल मशवरे जमा कराने पड़ते हैं, क्योंकि कानून और आइन में ये बात वाजे है। लेकिन जो स्पेशल असिस्टेंट्स जो है उनके लिए, या एडवाइजर्स का आई एम नॉट श्योर, बट स्पेशल असिस्टेंट्स का उनके लिए ये पाबंदी नहीं है। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने हुक्म दे दिया हुआ है, और वो अब शफाफियत ही की तरफ एक कदम है। जिस तरह के आज वो आपने जो रिपोर्ट के बारे में पब्लिक करने के बारे में जो बात है, वो तो ये पहली इस चीज के ऊपर तो हुक्म दे दिया प्राइम मिनिस्टर ने, और अब ये सिलसिला जो है इस हुकूमत में भी, और इंशाल्लाह अगली हुकूमत भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुई तो ये अब सिलसिला पूरे तसलसल के साथ जारी रहेगा। दूसरी चीज जो है वो है सर इस पे मफादात का तसादम। बिल्कुल बिल्कुल, मफादात का तसादम या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल, मैं दुनिया भर की जो प्रैक्टिस है मैं आपको बता देता हूँ, ना सिर्फ दुनिया भर की प्रैक्टिस बल्कि दुनिया भर में जो कानून भी कहता है, वो कोई भी शोबा हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला जहां आता है वहां पे जो असूल है जो दुनिया भर में अपनाया जाता है, और आज उस पर भी कैबिनेट में बात हुई कि जी हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लॉ को ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, या अगर लॉ है ही नहीं तो नया लॉ लाने की जरूरत है। उसमें यह है कि जहां कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो, जो शख्स कॉन्फ्लिक्ट के दायरे में आता है वो उस फैसले या उस मामले से अपने आप को अलहदा रखे, या गैर हाजिर कर दे, या अपना एक्सक्यूज कर ले अपने आप को कि वो ना बैठा हो उसके फैसले में। तो अगर ऐसी भी कोई बात है और कोई किसी की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और लोगों की होती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल जेन्युइन भी होती है। सर ये सिर्फ ना बैठने से बात नहीं चलेगी मेरा से वलीद इकबाल साहब, कई अब ये शुगर रिपोर्ट के अंदर भी कई लोग नहीं बैठे थे, लेकिन उनके भाइयों को, रिश्तेदारों को फायदा तो पहुंच गया अरबों रुपए का। भाई वहां तो उसमें तो जहां गलतकारी हुई है, कानून ये कानून के मंतकी अंजाम तक वो बात पहुंचेगी। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, मैं तो आपको सिर्फ वाज़ेह कर रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून दुनिया भर में क्या कहता है। जहां कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट, जो शख्स कॉन्फ्लिक्ट के दायरे में आता है वो उस फैसले का हिस्सा ना बने, वो उस फैसले से अपने आप को अलग रखे। तीसरी चीज है शहरियत वाली। शहरियत वाली चीज के ऊपर यह है कि उसमें भी आइन ने सिर्फ कौमी और सूबाई असेंबली और सेनेट के जो मेंबरान हैं उनके बारे में वाज़ेह तौर पे ये आइन में ये लिखा हुआ है। बाकी अब हाई कोर्ट के जजेस भी हैं जो डिक्लेयर किए हुए हैं, और जो सरकारी ब्यूरो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके भी फर्ज ये बनता है कि वो डिक्लेयर कर दें कि उनकी अगर थोड़ी शरीयत है तो डिक्लेयर करना जरूरी है, लेकिन वो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करती। वो सिर्फ मैंने कहा ना 3 कैटेगरियों पे है, स्पेशल असिस्टेंट्स उसमें नहीं आते। और कभी कभार ऐसा होता है कि किसी की दोहरी शरीयत हो लेकिन कोई किसी चीज में कोई स्पेशलिटी रखता हो या कोई महारत, लेकिन सर मामला यह है कि मुशावरत होनी चाहिए। SAPM का मकसद भी होता है कि वो मशवरा दे। यहाँ तो पूरी पूरी वजारतें लोग चला रहे हैं SAPM बन के। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ वलीद इकबाल साहब। खुर्रम तस्सीर खान साहब, ये ठीक है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो बात कर रहे हैं वलीद इकबाल साहब के, आप उस मीटिंग में ना बैठे, अगर तो ये स्ट्रिक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला अगर खान साहब इस पे सख्ती से अमल दरामद करते हैं इस पॉलिसी पे, चूंकि मुझे याद है कंटेनर से वो बहुत ज्यादा इस पे बात किया करते थे कि मेरे दौरे हुकूमत में मुफादात का टकराव नहीं होगा। है कैबिनेट के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि मुतल्लिका चीजें चला रहे हैं जिनमें वो स्टेक होल्डर हैं, तो फिर तो आधी कैबिनेट फारिग हो जाएगी। जी खुर्रम साहब। लेकिन इमरान खान साहब खुद एक ऐसी काबीना के सरबराह हैं जो माफिया का सर्कस है। दवाइयों की कीमतें पाकिस्तानी अवाम के लिए चीखें निकलवा दी, 400% तक बढ़ी हैं। वो कहाँ, उसका खुरा कहाँ जाता है? वो वफाकी काबीना में गया। अब जिस शख्स तक वो गया उसको सिर्फ ये सजा मिली कि उसको वजारत से हटा दिया गया। आज भी वो हुक्मरान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। इसी तरह जब LPG का स्कैंडल उठा दिसंबर 2018 में और बड़ा शोर पड़ा, उसका खुरा भी काबीना तक गया। उसका क्या नतीजा निकला? वजीर साहब को उठाकर दूसरी वजारत दे दी गई। इसी तरह जो है जब आगे आकर हमने आटा और चीनी का बुरान देखा तो चीनी से जो बेनिफिशियरी थे उनको एक वजारत से हटाकर इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की वजारत दे दी गई। हम आगे आए, हमने देखा कि जी IPP की रिपोर्ट आई है कि जी अरबों में, टेंस ऑफ बिलियंस के प्रॉफिट्स जो हैं वो कमाए गए। तो वो उसका खुरा कहाँ गया? वो भी जो मुशीर वजीर आजम है वहां तक गया। तो प्रैक्टिकली हर चीज का जो खुरा निकल रहा है वो वजीर आजम की काबीना से निकल रहा है। अब अगर वो अपने असासे डिक्लेयर भी कर दें, इशू ये है कि अगर काबीना में ऐसे लोग हैं जिनमें एक एक शख्स को अरबों के और एक शख्स को तो टेंस ऑफ बिलियंस के 30-30 अरब के फायदे पहुंचे हैं, वो अपने असासे डिक्लेयर भी कर दें। लेकिन इशू ये है कि क्या इमरान खान साहब जिस एहतसाब का नारा लेकर आए थे अपने ऊपर उसका अमल नहीं है। मैं ये भी याद करा दूं कि पेशावर BRT जिसने शुरू की, जिसने उसका ठेका दिया, वो भी वफाकी काबीना में बैठा हुआ है।
उसके ऊपर भी आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जहां अपने एहतसाब की बात आती है, अपने साथियों के एहतसाब की बात आती है, या हम एक बहुत बदतरीन मिसाल हिपोक्रेसी की देख रहे हैं, मुनाफिकत की देख रहे हैं कि अपने ऊपर जो है इतलाक नहीं करना। अलबत्ता ऑपोजिशन के बंदों को आप एक एक साल के लिए जेल में डाल दें, उन पर रेफरेंस भी ना बनाएं, कोई सबूत भी ना पेश करें, और फिर कहें जी ये तो बहुत अच्छा एहतसाब हो रहा है। चले, मुझे इसी पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो सेनेट इंतखाबात के हवाले से बात होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक हुकूमत की तरफ से एक नया मुसवदा सामने आया है इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से, कि जिसमें वो ये चाह रहे हैं कि अब सेनेट इंतखाबात में खुफिया वोटिंग ना हो बल्कि ओपन बैलेटिंग हो, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जा सके। ये बेहतर तजवीज़ है, बेहतर राय है, काबिल अमल है। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, सेनेट के इंतखाबात अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में माजी में 2-3 इंतखाबात पे अगर नज़र दौड़ाई जाए, ज़्यादा पीछे अगर ना भी जाएँ तो बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात लगे हॉर्स ट्रेडिंग के। ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस भी मौजूद हैं कि जहाँ किसी सूबाई असम्बली के अंदर अगर दरकार तादाद थी 30 वोट चाहिए थे एक सेनेटर बनने के लिए, तो वहाँ 2 वोट वाले या 6 वोट वाली पार्टी ने 2-2 सेनेटर बना लिए। और ये भी मिसाल मौजूद है कि KP के अंदर 20 MPs जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से हट के अपोजिशन के या फिर किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट किया था, उन्हें इमरान खान ने पार्टी से निकाला भी। पंजाब के अंदर भी इसी तरह के हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन अब हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि ज़्यादा मुतासिर भी हुई थी इस हॉर्स ट्रेडिंग जिसे कहा जाता है उससे, उन्होंने ही जो नया एक मुसवदा सामने लाया है इलेक्शन एक्ट के हवाले से, उसमें यह तजवीज़ सामने आई है, ये तरमीम लाई जा रही है कि सेनेट के इंतखाबात में सीक्रेट बैलेटिंग का तरीकाकार ख़त्म कर दिया जाए और अब ओपन बैलेटिंग हो, और शो ऑफ हैंड से भी ये हो सकती है या फिर ओपन होनी चाहिए, सीक्रेट नहीं होनी चाहिए, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोका जा सके। क्या अपोजिशन इस तजवीज़ को सपोर्ट करेगी? चूँकि हॉर्स ट्रेडिंग किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मसला माजी में भी रहा है, आज भी है, आने वाले दिनों में भी बनेगा। और चूँकि 8 माह बाद सेनेट के इंतखाबात होने हैं, तो ये फौरी तौर पर क्या इस पर ये तरमीम हो सकेगी? क्या कहेंगे इस पे सरदार नबील गबोल साहब? ये ज़रूरी है, ये होनी चाहिए ये तरमीम, और आपकी पार्टी से सपोर्ट करेगी? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने ये 2 साल में पहली दफ़ा जो है बहुत अच्छी बात की है, और हम टोटली सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है पिछले सेनेट के इलेक्शन में, और इमरान खान साहब को सब अंदरूनी कहानी पता है कि क्या हुआ। यार हमारे बंदे खड़े हुए और अंदर जाके वोट की वो तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी सर। वो ये वोट ही है ना भाई, वो वोट ही है ना यार, बिल्कुल है, वोट ही कहते हैं ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर उसी वक्त उसी वक्त अगर हैंड शो ऑफ हैंड का हो जाता, मुझे बताए तो फिर क्या, फिर ये कोई सेनेट देखिए, सेनेट के अंदर अब तक जो इलेक्शन हुए हैं, हमारे सेनेटर साहब बैठे हैं, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग शुरू से सेनेट में होता हुआ आ रहा है। बिल्कुल, और ये मैं नहीं कहूंगा कि यानी हर कोई करता है, बड़ा रेट लगता है, सब करते हैं, बड़ा रेट लगता है। और एमपीएस जो है बलूचिस्तान के, तो एमपीएस वो एमपीए ही बनते हैं सिर्फ इसलिए कि वो सेनेट में जो है अपना खर्चा निकाल लें जो उन्होंने इलेक्शन में खर्चा किया है। और इसी तरीके से केपीके में भी है इसी तरीके, लेकिन पंजाब में और सिंध में इसलिए कम है, उधर भी है लेकिन कम इसलिए क्योंकि वो किसी पार्टी की। अब बात यह है कि हम फुली सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या इमरान खान कर पाएगा? क्योंकि इसमें फिर दूसरे लोग भी इन्वॉल्व है जो अपने लोगों को सेनेटर बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्या कर पाएगा? हम खुद ही साथ देते हैं। चले, आप साथ देंगे। हुर्रम तस्वीर खान साहब, आप इस तजवीज़ को सपोर्ट करते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता इससे रुक जाएगा और ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए सेनेट के इंतखाबात में, जो पीटीआई की तरफ से तजवीज़ आई है? जी, हम इसको सपोर्ट करेंगे, ना सिर्फ सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए, बल्कि जब सेनेट के अरकान का इलेक्शन भी होता है उसी वाले से सर, ये उसी में इसमें भी इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि शफाफियत, जहां भी शफाफियत की तरफ मामला अगर हुकूमत लेके जाती है तो मुस्लिम लीग नून उसको सपोर्ट करेगी। और अगर प्रोसेस जो है उसको पहले से ज़्यादा फेयर है, ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, तो हम उसके बिल्कुल साथ खड़े होंगे और चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत के प्रोसेसेस हैं वो उनकी जो साख है अवाम की नज़र में भी और दुनिया की नज़र में भी,
वो पूरी तरह बहाल और कोई उंगली ना उठा सके कि जी यहाँ से तो ये बिक गया और वहां पे वो बिक गया। लिहाजा जितना क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली ये इंतखाबात हों, और ये सिर्फ मेरी दुआ है कि सिर्फ सेनेट तक महदूद ना रहे, ये आम इंतखाबात तक में मामला आए, क्योंकि 2018 में भी बहुत सीरियस इश्यूज उठे थे आरटीएस सिस्टम में, और जो निगरानी हुई कुछ एजेंसियों की तरफ से इंतखाबात की। तो हमें ये जो इलेक्शन प्रोसेसेस हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसमें तमाम जमातों के हक में ये बात जाती है कि पाकिस्तान में इंतखाबात का जो प्रोसेस है वो अवाम को सही, वाज़े और साफ शफाफ नजर आए। वलीद इकबाल साहब, शफाफियत की अगर बात की जाए तो ये फिर सिर्फ सदर तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, जिस तरह से खुर्रम दस्तगीर खान साहब बात कर रहे हैं। ये फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात के अंदर भी आपको याद है कि जुलाई 2018 के जो इंतखाबात थे, बहुत ज़्यादा एक उस पर इल्ज़ाम आया, बहुत ज़्यादा शोर मचा कि धांधली हुई है, जिस पर आज भी आपकी हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। अपोजिशन आप पे तनकीद भी करती है कि ये इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, ये सिलेक्टेड है, जो भी है व्हाटएवर। बहरहाल इस प्रोसेस को मजीद आगे भी बढ़ाया जाएगा, चूँकि सेनेट की हद तक तो आपको सपोर्ट PMLN कह रही है हम भी करेंगे, पीपल्स पार्टी कह रही है हम भी करेंगे, जो दो बड़ी जमातें हैं। लेकिन आम इंतखाबात के हवाले से, कौमी असम्बली के इंतखाबात के हवाले से भी कोई शफाफियत को बेहतर बनाने के लिए कोई तरीकाकार आप लाएंगे आगे? देखें जी, सबसे पहले तो मैं खैर मकदम करता हूँ दोनों आपके दूसरे मेहमानों का कि अगर ये इकदाम लिया है हमारी पार्टी ने और ये तजवीज़ की है तो, और इन दोनों ने सपोर्ट किया है, क्योंकि ये शफाफियत के हक में है और ये इस बात की अक्कासी करती है कि इस लेवल के इलेक्शन में जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है उसका शिकार सब पार्टियां हो सकती हैं। अगर कल नहीं भी थी तो आने वाले कल में हो सकती हैं या आज हो सकती हैं। और क्योंकि पीटीआई ने इसका 2 दफा तजर्बा किया, 2015 के सेनेट के इलेक्शन से ये शुरू हुआ था बिल्कुल, और फिर 18 में दोबारा, और फिर उस पर एक्शन भी लिया बिल्कुल। और ये एक और डिलीवर करने की मिसाल है। ये हमारे इलेक्शन का वादा भी था और हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा भी है कि इस प्रोसेस को शफाफ बनाया जाए। और जो मेरे ख्याल गबूल साहब एक बात कहना चाह रहे थे, या शायद कही उन्होंने पूरी तरीके से नहीं, मैं उसको मुकम्मल कर देता हूँ कि जितना छोटा इलेक्टोरल कॉलेज होता है उतनी ज्यादा बदकिस्मती से बदउनवानी का उसके आंसर ज्यादा आता है। बिल्कुल है। और वहां से सबसे छोटा इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो बलूचिस्तान का है। यानी बलूचिस्तान से जब सेनेटर मुंतखब होते हैं तो सबसे कम तादाद में MPAs ने वोट देना होता है, तो जितनी कम तादाद होती है उतना ज्यादा आसान हो जाता है बदउनवानी का वहां। बिल्कुल। और इस तरह उसके बाद खैबर आता है और उसके फिर पंजाब क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है तो वहां जरा इस तरह की सौदेबाजी मुश्किल होती है। लेकिन वहां पर भी मिसालें मौजूद है माजी में। 2015 के इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक हुए थे इलेक्ट, हक्का बक्का कर दिया था उन्होंने लोगों को। बट यस, और आगे देखें कि जी जो कौमी असेंबली और आम इंतखाब होता है वो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। वो इलेक्शन कमीशन और उसमें बहुत से और आप देखें नए इलेक्शन कमिश्नर ने आते ही उस RTS वाले मसले को उठाया है नादरा के साथ। और बाय द वे जो 18 के इलेक्शन के बाद इस्लाही कमीशन बनी है ये उसी ने तजवीज दी है जो अभी बन रही है। तो जाहिर है अगर उसकी तरफ से ये तजवीज आई है तो जो और कोई शफाफियत बढ़ा सकती है इलेक्शन की वो जरूर यकीनी बनाएंगे हम। इसी कमेटी के मेंबर्स थे जिन्होंने ये तजवीज़ दी है। यही लोग थे उस कमेटी के अंदर भी जिसने छानबीन करनी थी 2018 के इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात के वाले से। बहरहाल वो मामला तो आगे नहीं बढ़ सका था, लेकिन जाहिर है आज भी वो इल्ज़ाम मौजूद है। और पाकिस्तान की तारीख में जितने इंतखाबात हुए हैं माजी करीब में, सब में हर आम इंतखाबात के बाद इल्ज़ाम यही लगता है, हारने वाली पार्टी धांधली का इल्ज़ाम लगाती है। होना ये चाहिए कि शफाफियत को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ सदर के अंदर नहीं बल्कि कौमी असम्बली के अंदर जो आम इंतखाबात होते हैं ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर, सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के, यहाँ तक भी इसका दायरा कार बढ़ना चाहिए और तमाम पोलिटिकल पार्टीज मिल के इस पर इस्लाहात लाएँ। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और जाते जाते मैं कुछ सुप्रीम कोर्ट की बात करूँगा जिसने एक कोरोना उसको नोटिस केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और इसमें यह कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 149 और 4 के तहत वफाक के पास एग्जेक्टिव इख्तियारात हैं और सूबे वफाक के फैसलों पर अमल दरामद के पाबंद हैं। और ये भी कहा गया है कि सूबे वफाकी इख्तियारात का एहतराम करते हुए उसके फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। ये कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है कि वफाक की तरफ से जो फैसले होते हैं कोरोना वबा के हवाले से, सिंध उन फैसलों पर अमल दरामद का पाबंद है। चूँकि 18वीं तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में ये बहस काफ़ी अर्से से हो रही थी कि कौन इसमें फैसलों में बाख्तियार है कौन नहीं है। बहरहाल आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए।